Hello everyone, this is your educator Shubham Tiwari and today we are going to discuss a very important chapter of reasoning that is alphabet test। देखो भाई, ये अल्फ़ाबेट टेस्ट एक ऐसा चैप्टर है जिससे आप एग्जामिनेशन में अगर हम बात करते हैं, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, इधर वो एग्जामिनेशन आपका बैंक का हो, इधर वो एग्जामिनेशन आपका एसएससी हो, रेलवे हो, या आप कैट के एग्जामिनेशंस देते हैं एमबीए के लिए, अगर आप कैट के एग्जामिनेशंस देते हैं, या अदर कोई भी एमबीए एंट्रेंस का एग्ज़ाम आप दे रहे हो, कोई भी एमबीए जैसे कि जैट होता है आपका, टिसनेट है आपका, या एक्सेट्रा, कोई भी अगर आप एमबीए के एग्ज़ाम देते हैं या बैंक का एग्ज़ाम देते हैं या एसएससी रेलवे के एग्जामिनेशंस देते हैं या कोई भी जनरल कंपटीशन जिसको बोलते हैं, जिसको आप सामान्य प्रतियोगिता बोलते हैं, कहीं भी आप जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए तो वहाँ पर यह जो चैप्टर है आपका अल्फ़ाबेट टेस्ट वो आपको मिलने वाला है। अगर हम इस चैप्टर के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो अल्फ़ाबेट का मतलब आप बहुत पहले से जान रहे हैं इसके बारे में कि अल्फ़ाबेट का अगर हम हिंदी में बात करें कि अल्फ़ाबेट का क्या मतलब होता है, तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। अब इसका डेफिनेशन तो आप जानते ही होंगे कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फ़ाबेट, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन हमको इस चैप्टर में अल्फ़ाबेट के कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में चर्चा करना है जो हमने आज तक कभी नोटिस नहीं किया था, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, जब आप क्वेश्चंस आपको मिलता है तो वहाँ पे इसकी बहुत ज़्यादा महत्व हो जाती है आपको। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अल्फ़ाबेट एक के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो पहले से हमको पता होता है। अल्फ़ाबेट एक ऐसा चैप्टर है आपको जिसके बारे में हम बचपन से बहुत सारी चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं और समझते आ रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी कि ऊपर में एक हेडिंग दिया गया है आपको यहाँ पे कि सम पॉइंट्स दैट इज मोस्टली नोन टू एवरीवन। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं अल्फ़ाबेट का जो जनरली सारे लोगों को पहले से क्या होता है, पता होता है। जैसे कि देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फ़ाबेट इन विच 5 लेटर्स आर वोवेल, दैट इज ए ई आई ओ यू। वोवेल का अगर हम बात करें तो वोवेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। 5 वोवेल हो गया, वोवेल कितना हो गया 5, तो बचा हुआ जो 21 अक्षर होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोला जाता है, तो इट इज कॉल्ड व्यंजन। फिर क्या आता है, फर्स्ट हाफ। अगर अल्फ़ाबेट के बारे में आपसे बोला जाए कि अल्फ़ाबेट को 2 बराबर भागों में बांट दो और पहला हाफ कौन सा होगा, तो पहला हाफ होगा जो आपका A to M, दूसरा हाफ कौन सा होगा, तो N to Z। और अगर दिया जाए कि अल्फ़ाबेट को सीक्वेंस में लिखो तो आप A से Z के फॉर्म में लिखते हैं, और ऑपोजिट सीक्वेंस में बोला जाए तो आप Z to A के फॉर्म में लिखते हैं। मतलब अल्फ़ाबेट का सिंपल सा आसान सा मतलब ही होता है, ये जो आपने चैप्टर देखा अल्फ़ाबेट, इसका एकदम ईजी वर्ड, अगर हम ईजी लैंग्वेज में अगर आप इसको क्या करना चाहें, डिस्क्राइब करना चाहें कि एक आसान शब्दों में हम लोग अल्फ़ाबेट को कैसे डिसाइड करेंगे, तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो अल्फ़ाबेट को अगर हम आसान शब्दों में डिफाइन करना चाहें तो हम इसको बोल सकते हैं द लेटर्स फ्रॉम A to Z। मतलब A से Z तक का जितने भी अक्षर होते हैं वही सारे की चीज़ के बारे में हमको पूरे इस चैप्टर में पढ़ना है। और जैसा कि अभी आपने देखा कि उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं जो पहले से हमको पता होता है, और क्या क्या पॉइंट्स है ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो ऐसे पॉइंट्स थे जो आप पहले से जानते हैं, पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी पॉइंट हैं जो इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और जिसका सबसे पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अल्फ़ाबेट के बारे में जो हमको पता होना चाहिए वो क्या है आपका, तो दैट इज पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। दैट इज पोजीशन ऑफ अल्फ़ाबेट। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे कुछ जो अभी आपके 26 अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट का, वो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और इसमें क्या किया गया है आपको कि प्रत्येक लेटर के ऊपर में एक न्यूमेरिकल वैल्यू पुट की गई है आपको। जैसे A के लिए 1 का यूज किया गया है, B के लिए आपका 2 का यूज किया गया है, C के लिए 3 का, D के लिए 4 का, P के लिए 16 का, S के लिए 19 का और Z के लिए 26 का। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये जो आप न्यूमेरिकल वैल्यू देख रहे हैं, यही जो है आपका वह अल्फ़ाबेट का पोजीशन कहलाता है, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा।
और ये अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको आप बोलो ना कि भी जितना भी टू द पावर n कर दो, ये उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नॉट इवन इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर, ये सिर्फ इसी चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा आने वाला जो चैप्टर होगा कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा इनपुट एंड आउटपुट, फिर आप एसएससी का तैयारी करते हैं तो आपको आगे चल के मिलने वाला है क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज, इन सारे जगह पे आपको अल्फाबेट के पोजीशन का बहुत ज्यादा जरूरत पड़ता है। और आप एक बात जान लो कि यू हैव टू लर्न द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट बाय हुक और बाय क्रुक। आप अगर एस्पिरेंट हो तो आपको अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू एकदम याद होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे। और इसको याद करते कैसे हैं, तो एक तो हमारे पास तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है। हम याद करने का दो तरीका आपको बताएंगे कि अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू कि ए का पोजीशन 1 होता है। हमसे कोई पूछा क्यू का क्या पोजीशन होता है, हमने डायरेक्ट बोल दिया 17, क्यों मुझे याद है। हमने पूछा एम का पोजीशन क्या होता है, मैंने तुरंत बता दिया 13, क्योंकि मुझे याद है। और ये आप सब लोगों को याद होना चाहिए। अगर आगे चलेंगे, जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज पर आएंगे, आज हमारा लेक्चर 1 है, आज हम लोग इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अल्फाबेट का। इसके बाद जब हम लोग क्वेश्चन सीरीज पे आएंगे तो वहां पे आप इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे। जिस क्वेश्चन को आप बिना पोजीशन याद किए हुए आप अप्रॉक्स 1.5 मिनट या 1 मिनट टाइम लेते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अगर आप वही पोजीशन याद कर लेते हैं तो सेम वही क्वेश्चन जो है आप याद कर मतलब बता सकते हैं आप विद इन 20 सेकेंड्स, विद इन 15 सेकेंड्स। तो सोचिए कहां 1.5 मिनट लग रहे थे, कहां 1 मिनट लग रहे थे, और कहां 20 सेकेंड में हमारा काम चल जाएगा। तो अब इसको याद करना है। अब याद कैसे करना है, तो इसको याद करने के लिए एक तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है, जो परंपरागत तरीका है कि रट लीजिए। आप घर पे इसको पढ़ लिया, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या आपने इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, और उसके बाद आप घर पे गए और घर पे जा करके आप क्या करेंगे, आपका जो पीसीएस टाइम है, कीमती समय है, उसमें से आप क्या करेंगे, तो आप अपना 20-25 मिनट पहले इसको पढ़ेंगे। एकदम रटना है, एकदम ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ऐसे करके लगातार रट्टा मारना है एकदम। जब 20-25 मिनट तक हमने रट्टा मार लिया, उसके बाद क्या करना है कि 25-30 शब्द लिखने हैं, अंग्रेजी का शब्द, इंग्लिश का वर्ड लिखना है आपको। जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपको कौन सा फ्रूट्स पसंद है, आपको कौन सा फ्लावर पसंद है, आपका कौन दोस्त है, कौन आपका फ्रेंड है, कौन बॉयफ्रेंड है, कौन गर्लफ्रेंड, जो भी है आपका, आप सबका नाम लिखें, 20-25-30 वर्ड्स लिखें, और उसमें जो लेटर्स का यूज किया गया है आप उसके पोजीशन को बिना देखे लिखने का प्रयास करो। और यह प्रोसीजर आप 2-3-4 दिनों तक करोगे, एकदम याद हो जाएगा और आप कभी इसको भूल भी नहीं पाओगे। ये तो हो गया तरीका नंबर 1। ये तो पहला तरीका हो गया जिसके मदद से हम अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं। अब इसको याद करने का दूसरा तरीका भी आता है, जिसको आप लोग बहुत बेसब्री से, जिसका आप लोग इंतजार करते हैं कि सर कोई ट्रिक मिलेगा क्या जिससे हम इसको याद कर सकते हैं। एकदम है। अब पोजीशन ऑफ अल्फाबेट को याद करने का एक तरीका हमारे पास आता है कि हाउ टू मेमोराइज द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट का दूसरा तरीका हम बताते हैं आपको, कैसे आप अल्फाबेट के पोजीशन को आप याद कर सकते हैं। तो थोड़ा देखिए, यहां पे आप इसको ट्रिक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिक भी आप दे सकते हैं। तो पहला ट्रिक हमारे पास कौन सा है जिसके मदद से हम अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू याद कर सकते हैं, वो थोड़ा देखेंगे हम लोग। पहला ट्रिक क्या है हमारे पास, थोड़ा हम लोग देखते हैं। हम लोग हमारे पास जो पहला ट्रिक जो है वो क्या है, तो CFILORUX क्या है, CFILORUX, इसको बोलते हैं सीफिलोरक्स। ध्यान से सुनना है, क्या बोलते हैं इसको, सीफिलोरक्स। अगर हम इसको हिंदी में बोलना चाहें तो हम इसको बोलेंगे क्या चीज, सीफिलोरक्स, ऐसे लिखेंगे सीफिलोरक्स। अगर आप इसका स्पेलिंग याद कर लेते हैं CFILORUX, सीफिलोरक्स, अगर आपने ये स्पेलिंग याद कर लिया तो आप समझ जाओ कि आपको कम से कम 8 अक्षरों का ऑपोजिट तो आपको याद हो चुका है। ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है, ये 8 अक्षरों को बस पिक किया गया है अल्फाबेट से, जिसके मदद से हम लोग पोजीशन को याद कर सकते हैं। अब कैसे याद कर सकते हैं सीफिलोरक्स के हेल्प से, सो थोड़ा देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, C का पोजीशन अल्फाबेट में होता है 3, F का पोजीशन होता है 6, I का पोजीशन 9, L का 12, O का 15, R का 18, U का 21 और X का 24।
तो आपको दिख रहा होगा कि ये 3 के रेगुलर मल्टीपल में है, आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा कि ये कितने के रेगुलर मल्टीपल में है, तो ये 3 के रेगुलर क्या है आपको मल्टीपल में ये दिए गए हैं आपको। अब आपने यह स्पेलिंग याद कर लिया सीफिलोरक्स, आपको पता है कि हम किसी भी एग्जामिनेशन में जाएंगे तो हमको पोजीशन से 2-3 नंबर का सवाल तो रहना ही रहना है। वो एमबीए के एग्जाम में आप जाओ, कैट में जाओ, मतलब जो एमबीए एंट्रेंस का एग्जामिनेशन होते हैं, या बैंकिंग सेक्टर में आप एसबीआई दे रहे हैं, आईबीपीएस दे रहे हैं, आरआरबीएस का एग्जाम दे रहे हैं, प्रीलिम्स हो, क्लर्क हो, कहीं भी जा रहे हैं अगर, तो एटलीस्ट 2-3 नंबर का सवाल तो इस चैप्टर से रहता ही रहता है। और वहां पोजीशन का तो भाई बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपका। तो उसी पोजीशन को याद करने के लिए हम एग्जाम में गए हैं, हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, तो हम एक पेपर में सीफिलोरक्स लिख लेंगे। चूंकि सर ने बताया था कि सीफिलोरक्स के मदद से हम पोजीशन को याद कर सकते हैं। अब आपने एग्जामिनेशन में सीफिलोरक्स लिख लिया तो कम से कम 8 अक्षर का पोजीशन तो आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा कि नहीं रहेगा आपको, या आप इसके मदद से इसको याद भी कर सकते हैं। हमसे कोई पूछेगा आई का पोजीशन बताओ, हम उंगली पे काउंट करेंगे सीफिलोरक्स, CFI। अच्छा, सीफिलोरक्स में आई जो है वो 3rd पे आता है और 3 का ही मल्टीपल है, तो 3 × 3 कितना हो जाना है 9, मतलब आई का पोजीशन क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से हम अगर सीफिलोरक्स को अगर याद कर लेते हैं तो एटलीस्ट 8 नहीं 16 अक्षरों का भी पोजीशन हम बता पाएंगे। कॉमन सेंस बस अप्लाई करना है। अगर आपको पता चल गया कि आई का पोजीशन 9 होता है तो आई के बाद जो अल्फाबेट में लेटर आता है वो कौन सा आता है, जे। तो अगर आई का 9 पता है तो ऑब्वियसली आप आराम से बोल सकते हैं कि जे का पोजीशन क्या होगा 10 होगा। फिर देखिए, अगर हमसे देखा जाए ओ का 15 पोजीशन अगर होता है तो ओ के बाद वाला लेटर, ए बाद वाला लेटर, ओ के बाद वाला लेटर कौन सा होता है, तो पी होता है। कौन सा होता है, पी। अगर ओ का पोजीशन अगर 15 है तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि पी का पोजीशन क्या होगा 16 होगा। मतलब अगर आपने एक सीफिलोरक्स का स्पेलिंग याद कर लिया तो आप एटलीस्ट 16 अक्षरों का पोजीशन आप आराम से क्या कर सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बता सकते हैं। एक तो ये वर्ड है सीफिलोरक्स, एक और वर्ड है पोजीशन याद करने के लिए जो बहुत फेमस वर्ड है, हो सकता है बहुत लोग पहले से जानते भी होंगे उसके बारे में। वो एक और वर्ड है, वो कौन सा वर्ड है थोड़ा दिखलाते हैं आपको। देखिए, एक और वर्ड है जिसके मदद से आप पोजीशन को याद कर सकते हैं, एंड दैट इज इजोटी। एंड दैट इज इजोटी। इजोटी भी एक शब्द है जिसके मदद से आप पोजीशन को याद कर सकते हैं। सेम सीफिलोरक्स के जैसा ही है, बस डिफरेंस ये है कि ये मल्टीपल ऑफ सीफिलोरक्स मल्टीपल ऑफ कितना होता है 3, और ये मल्टीपल ऑफ कितना होता है 5, 10, 15, 20 और 25। मतलब आपको बस 2 वर्ड याद करना है, द वन इज सीफिलोरक्स। आपको बस 2 वर्ड याद करना है, द वन इज सीफिलोरक्स एंड द सेकेंड वन इज इजोटी। विद द हेल्प ऑफ दीज 2 वर्ड्स यू कैन रिमेंबर द पोजीशन ऑफ अल्फाबेट। ओके, तो पहला पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में से एक होगा अल्फाबेट के प्रश्नों को बनाने के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, और उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ, जो कि क्या है, देखिए आपके स्क्रीन पे साफ साफ दिख रहा होगा आपको, और उस पॉइंट का नाम क्या है आपका, थोड़ा मैं जूम कर देता हूं, इसका नाम क्या है आपको, ऑपोजिट ऑफ अल्फाबेट। मतलब वर्णमाला का विपरीत, मतलब हर लेटर का एक दूसरा लेटर ऑपोजिट होता है। अब इसी चीज के बारे में थोड़ा सा हम लोग को डिस्कस करना है। अब देखिए आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इफ द पोजीशन सम ऑफ एनी 2 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज 27 देन बोथ लेटर्स आर ऑपोजिट टू ईच अदर। सिंपल सा बात बोला गया है कि वर्णमाला के किसी भी 2 अक्षरों का अगर पोजीशन का सम 27 हो जाता है, मतलब अल्फाबेट का कोई भी 2 लेटर पिक करो और उसके पोजीशन को आपस में जोड़ो, और अगर रिजल्ट 27 हो जाता है तो वह दोनों लेटर एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, इस चीज को और थोड़ा हम प्रैक्टिकली समझाते हैं आपको, तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। जैसे आपको कुछ समय पहले हमने एक स्लाइड में आपको दिखलाया था
कि अगर बोला जाए कि राइट अल्फाबेट इन सीक्वेंस, अल्फाबेट को सीक्वेंस में लिखो, या आपसे बोला जाए कि राइट अल्फाबेट इन ऑपोजिट सीक्वेंस, अगर ऐसा दिया जाए कि इन सीक्वेंस या इन ऑपोजिट सीक्वेंस अगर आपको दिया हुआ है तो आप अल्फाबेट कैसे लिखते हो? सीक्वेंस का मतलब क्रमानुसार, तो कैसे लिखेंगे? ए बी सी डी डॉट 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 कहां तक चला जाएगा? जेड तक। अगर यही बोला जाता है कि अल्फाबेट को विपरीत क्रमानुसार लिखिए तो आप कैसे लिखते हैं? जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ये डॉट डॉट कहां तक चला जाएगा? ये ए तक चला जाएगा। तो अब थोड़ा समझो, अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं डी मॉडल में, एकदम देहाती टाइप का थोड़ा मॉडल में समझते हैं कि अगर हमसे बोला गया कि अल्फाबेट को सीधा लिखो तो आपने ए से जेड तक लिखा, अगर बोला गया अल्फाबेट को उल्टा लिखो तो आपने जेड से किधर तक लिखा? ए तक लिखा। अब इसका मतलब क्या है, ये इंप्लाई क्या करता है, थोड़ा समझना कि जब सीधा लिखा था तो इस फॉर्म में था, जब उल्टा कर दिया तो ए का उल्टा क्या आ गया? जेड, एंड वाइस वर्सा जेड का उल्टा क्या आ गया? ए। तो आप कह सकते हैं यहां पे कि द ऑपोजिट ऑफ ए इज जेड एंड द ऑपोजिट ऑफ जेड इज क्या है? ए। अब अगर ए और जेड एक दूसरे का ऑपोजिट है तो इस रूल को भी क्या करना होगा? इसको फॉलो करना होगा। तो चलो, पोजीशन ऑफ ए इज 1, पोजीशन ऑफ जेड इज 26, तो दोनों का पोजीशन को अगर हम ऐड करेंगे 26 + 1 तो कितना हो जाएगा? 27। मीन्स व्हाट कि अगर आपने पोजीशन ऑफ अल्फाबेट याद कर रखा है तो अपोजिट भी आपको समझ लो कि उसी वक्त याद हो जाता है। अब बी और वाई को भी चेक कर लो, अगर बी और वाई एक दूसरे का अपोजिट है तो बी का पोजीशन 2, वाई का पोजीशन 25, जोड़ेंगे 25 + 2 कितना हो जाएगा? 27। मतलब सिंपल सा चीज याद रखो कि अल्फाबेट के किसी भी दो लेटर का पोजीशन अगर 27 के बराबर हो जाता है, पोजीशन का बेसिकली सम, किसी भी अल्फाबेट के दो लेटर के पोजीशन का सम अगर 27 के बराबर हो जाता है तो वो दोनों लेटर एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं आपको, जैसा कि आपके सामने दिख रहा है। अब अगर आपने पोजीशन पहले से याद कर रखा है तो आप किसी भी लेटर का ऑपोजिट उसी वक्त निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हमसे कोई पूछा कि सर एक बात बताइए कि हमसे एक बार कि बताइए कि जे का ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा? जे का ऑपोजिट कौन सा लेटर होगा? हमको जनरली जे का ऑपोजिट तो याद नहीं था, लेकिन जे का पोजीशन मुझे पता था कि जे का पोजीशन 10 होता है, और वह रूल पता था जो सर ने बताया था कि अल्फाबेट का दो लेटर ऑपोजिट होने के लिए उनके पोजीशन का सम 27 होना चाहिए। तो जे में कितना जोड़ेंगे कि 27 आएगा, या जे को 27 से माइनस कर देते हैं तो जे 10 + x = ऐसे समझने के लिए 27, तो x = कितना हो गया? 17। मतलब जे का ऑपोजिट 17th पोजीशन वाला लेटर होगा, दैट इज क्या हो जाएगा? क्यू। क्यू का पोजीशन कितना होता है? 17। कोई हमसे पूछा कि बताइए सर कि डी का ऑपोजिट क्या होगा? डी का ऑपोजिट, हमने डी का पोजीशन 4 है, डी का पोजीशन कितना है? 4 होता है। अब डी का ऑपोजिट क्या होगा? तो 27 में से 4 को घटा देंगे, कितना आ गया? 23। मतलब और 23 पे क्या होता है? W। तो हम लोग बोल सकते हैं कि डी का ऑपोजिट क्या होगा? W होगा। तो सिंपल सा लॉजिक है, आपको सिंपल सा बात याद रखना कि अल्फाबेट का पोजीशन जो सम है किसी भी दो लेटर का 27 के बराबर होता है तो दोनों लेटर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ये हो गया हमारा, ये रहा दूसरा पॉइंट कि भाई किसी भी लेटर का अल्फाबेट में अपोजिट कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा। अब अल्फाबेट का ऑपोजिट याद करना है अगर हमको, और पोजीशन हमको अभी याद नहीं है, तो ऑपोजिट हम कैसे याद करेंगे? तो अभी का अभी आप जितने लोग भी ये वीडियो देख रहे होंगे, गारंटीड विश्वास रखिए 10 मिनट में आपको जो पोजीशन ऑपोजिट है अल्फाबेट का, प्रत्येक लेटर का 26 अक्षर का ऑपोजिट अगला 5 से 10 मिनट में आपको याद हो जाएगा।
ये जादू कैसे होगा? ये जादू ऐसे होगा कि अब अगले स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं और फिर से हमारे पास कुछ एक हेडिंग दिया गया है। पहले से हमारे कंप्यूटर महाशय ने एक हेडिंग दे रखा है यहाँ पे। क्या है वो हेडिंग? कि यूज फॉलोइंग ट्रिक्स टू मेमोराइज ऑपोजिट ऑफ ईच लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। कि भाई कुछ ट्रिक हम तुमको बताने जा रहे हैं, उस ट्रिक को याद रखोगे तो अल्फाबेट के किसी भी लेटर का ऑपोजिट आप बता सकते हो। कौन कौन सा ट्रिक है? तो भाई रीजनिंग है। रीजनिंग में कोई ट्रिक होता नहीं है, बनाया जाता है। रीजनिंग में कोई भी ट्रिक ऐसा a+b का होल स्क्वायर कुछ नहीं होता है। कुछ वर्ड्स आपके लाइफ से पिक किए गए हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स आपके जिंदगी से पिक किए गए हैं, यहाँ पे अभी दिखाया जाएगा, जो आप प्रतिदिन आप यूज करते हैं अपने डेली लाइफ में। प्रतिदिन आप उस वर्ड का यूज करते हैं और उसके हेल्प से आप अपोजिट को याद कर सकते हैं। कौन कौन सा वो वर्ड है सो हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, पहला जो ट्रिक है हमारे पास वो है UF, दूसरा जो ट्रिक है वो है BY, तीसरा जो ट्रिक है हमारे पास वो है MN, चौथा जो ट्रिक है हमारे पास वो है PK। देखो, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, UF नहीं बोलना है, इसको UF नहीं बोलना है, इसको बोलना है उफ। उफ, उफ बाई मन। MN को MN मत बोलो, क्या बोलो? मन। उफ बाई मन PK। देखो, उफ बाई मन PK। नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ड है वो क्या है आपको? वो है LOVE, लव। सिक्स्थ है SHIRT और लास्ट में G लगाना है। जैसे आप लोग गेम खेलते थे ना, PUBG गेम खेलते थे, वैसे ही एक नया वर्ड आया है शॉर्ट G। चलो, अब और भी क्या है? 7th है हमारे पास AZ, ये सबको याद होता है, AZ सबको याद होता है आपका। 8th है हमारे पास CX, 9th है हमारे पास DW एंड द लास्ट वन 10th है हमारे पास। जो 10th वर्ड है वो है JQ। बस इतना ही तो आपको याद करना है। उफ बाई मन PK लव शॉर्ट G। अगर आपने केवल इतना याद कर लिया ना, उफ बाई मन PK लव शॉर्ट G, तो आपको 18 अक्षरों का ऑपोजिट याद हो जाएगा। कैसे याद हो जाएगा सो थोड़ा देखना है। कैसे याद हो जाएगा सो देखिए, यहाँ पे U का ऑपोजिट F, F का ऑपोजिट U। चेक करो, U का 21 होता है, F का 6 होता है। 21 और 6 कितना हो गया? 27। फिर बाई, BY एक दूसरे का ऑपोजिट, मन, MN एक दूसरे का ऑपोजिट, PK, मूवी आई थी आमिर खान जी की, PK, P का ऑपोजिट K का ऑपोजिट P। अब दो लेटर का था तब तो समझ में आ गया। जब 2 से ज्यादा लेटर का वर्ड आ गया, जैसे कि लव, तो इसको LOV है ना, इसको 2 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। शॉर्ट को भी 2 ग्रुप में, SHIRTG, ऐसे 2 के ग्रुप में इसको क्या करना है आपको? डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करना है आपको। अब जैसे लव है तो इसमें LO एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, VE एक दूसरे का ऑपोजिट होता है। शॉर्ट G है तो SH एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, IR एक दूसरे का ऑपोजिट होता है और T और G एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। फिर AZ तो कोई भूलता ही नहीं है। C का ऑपोजिट X होता है। अब CX हमको याद करना है, तो CX याद करने के लिए आप लोग एक वर्ड का यूज कर सकते हैं, दैट इज चेन्नई एक्सप्रेस। एक मूवी आई थी शाहरुख खान की, चेन्नई एक्सप्रेस। यहां से भी आप याद कर सकते चेन्नई एक्सप्रेस। तो क्या हो गया? C और देखो क्या है आपका X, CX, चेन्नई एक्सप्रेस। फिर हमारे पास अगला वर्ड है DW। तो D का ऑपोजिट W, W का ऑपोजिट D। इसको भी याद कर सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं दारू वाला। दारू वाला, दारू वाला एक टाइटल है, वो दारू वाला नहीं, पीने वाला दारू नहीं, ये दारू वाला एक टाइटल है आपका। आप दारू वाला, दिल्ली वाला, दिल वाले, कुछ भी बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो देखो डी, दारू वाला, डी डब्ल्यू, याद हो गया। उफ, बाई, मन, पीके, लव, सर्जी, एजेड, सी एक्स, डी डब्ल्यू, याद हो गया। जे क्यू, अब जे क्यू को हमको याद करना है कि जे का ऑपोजिट क्यू होता है, क्यू का जे होता है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं जैक एंड क्वीन।
कार्ड आप खेलते होंगे, प्लेइंग कार्ड, वहां पे होता है ना बीवी और गुलाम, जैक एंड क्वीन, तो जे का क्यू हो गया। मतलब ये 10 वर्ड्स को अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो अल्फाबेट के प्रत्येक लेटर का ऑपोजिट याद हो जाएगा। ऑनेस्टी बोलना कि आप कोई सारे में से किसी का स्पेलिंग आपको याद करना है क्या? नहीं। तो आपको बस करना क्या है कि 10 मिनट इसको दिमाग में बस बैठा लेना है कि इन सब के हेल्प से हम प्रत्येक लेटर का ऑपोजिट क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई दिक्कत? चलो, तो ये तो हो गया हमारा दूसरा जो पॉइंट था वो भी हमारा खत्म हो जाता है कि अल्फाबेट का पहला पॉइंट पढ़ा हमने, पोजीशन क्या होता है, कैसे उसको याद करना है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अल्फाबेट के लेटर्स का ऑपोजिट क्या होता है, क्या रूल होता है, क्या ट्रिक है जिसके हेल्प से हम ऑपोजिट को याद कर सकते हैं। और अब हमारे पास जो अगला पॉइंट आ रहा है आपके लिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, हमने यहां से हट गए हैं। जो अगला पॉइंट जो हमारे लिए आ रहा है जिसको हमको देखना है अल्फाबेट में, वो कौन सा पॉइंट है, सो देखिए वो कंप्यूटर वहां से हमारे पास कौन सा लेकर आए हैं पॉइंट, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ लेफ्ट और राइट। अल्फाबेट में लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत लोगों को परेशानी होती है कि अल्फाबेट में बायां किधर होगा, दायां किधर होगा, इन सब में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर महाशय ने कुछ लिख रखा है। क्या लिख रखा है, सो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है आपका कि देयर इज नो एनी डायरेक्शन ऑफ अल्फाबेट और द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट, दे टोटली डिपेंड्स ऑन आवर लेफ्ट और राइट। बस सिंपल सा अल्फाबेट में बायां और दायां का एक ही मतलब होता है, मेरा बायां और मेरा दायां। जिधर मेरा लेफ्ट होगा उधर अल्फाबेट का भी लेफ्ट होगा, जिधर मेरा राइट होगा उधर अल्फाबेट का भी राइट होगा। ये बात बस आपको याद कर लेना है। जैसे कि मान लो यहां पे एक अल्फाबेट लिखा हुआ है A to Z के फॉर्म में, दिख रहा होगा, सिंपल सा अल्फाबेट यहां दिख रहा है आपको, ABCD Z तक लिखा हुआ है। अगर हमसे बोला जाता कि विच लेटर इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड लेटर कौन सा होगा, तो सर ने पहले ही बताया है कि जिधर आपका लेफ्ट होगा उधर इसका भी लेफ्ट होगा। और बाएं से दूसरा लेटर पूछ रहा है कि सेकंड लेटर लेफ्ट से कौन सा होगा, तो मेरा लेफ्ट ए की तरफ है। और थोड़ा सा इस चीज पे तो आते हैं, उससे पहले एक छोटा सा चीज आप यहां पे समझेंगे, और ऐसे बहुत लोगों को ये चीज पता भी होगा, अगर नहीं पता है तो प्लीज आप यहां पे ध्यान दीजिए, इस चीज को नोट डाउन कर लेना। एक टर्मोलॉजी होती है फ्रॉम लेफ्ट, एक शब्द है फ्रॉम लेफ्ट, और दूसरा होता है आपका फ्रॉम राइट, दूसरा होता है आपका फ्रॉम राइट। अब फ्रॉम लेफ्ट का क्या मतलब होता है समझना, हिंदी में इसको बोलते हैं बाएं से, और इसको बोलते हैं दाएं से, दाएं से, ऐसे बोलते हैं बाएं से और दाएं से। अब थोड़ा सा देखिए आप यहां पे, अगर आपको ऐसा कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए फ्रॉम लेफ्ट, तो इसका मतलब समझिएगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर कहीं लिखा हुआ है फ्रॉम राइट, तो इसका मतलब समझिएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तब ये चीज याद ही कर लेना, अगर दिक्कत होती है तो ये बात एकदम आप याद कर लेना कि बाएं से, फ्रॉम लेफ्ट का मतलब होता है आप अपने बाएं से दाएं की ओर जाते हैं। फ्रॉम राइट अगर बोला जाए तो आप अपने राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं। तो अगर यहां पे क्वेश्चन दिया जाता कि अभी इसको एग्जाम्पल को अभी नहीं देखना है आपको, ये एग्जाम्पल अभी नहीं देखना है, इसमें चर्चा करेंगे हम। पहले आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है कि अल्फाबेट में लेफ्ट और राइट का मतलब क्या होता है। जैसे अल्फाबेट ए से जेड के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आपसे बोला गया है कि फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से दूसरा लेटर कौन सा होगा, तो आपका लेफ्ट ए की तरफ है ना भाई, तो ए से आप जेड की तरफ जाएंगे। तो फ्रॉम लेफ्ट अगर ए टू जेड में अल्फाबेट दिया हुआ है, तो फ्रॉम लेफ्ट का मतलब हो जाता है ए से जेड की ओर। और अगर फ्रॉम राइट बोल देता कि फ्रॉम राइट, राइट से थर्ड लेटर बताओ, तो आप बोलते एक्स, चूंकि आपका राइट जेड की तरफ है ना भाई। तो फ्रॉम अगर राइट बोला जाता, फ्रॉम राइट बोला जाता, तो आप जेड टू क्या जाते हैं, आप ए जाते हैं। कोई दिक्कत? तो अल्फाबेट में सिंपल सा एक ही लाइन याद रखना है कि बायां और दायां का एक ही मतलब होता है कि जिधर से मेरा बायां होगा उधर से उसका भी बायां होगा, जिधर मेरा दायां होगा उधर उसका भी दायां होगा।
अब एक बच्चा याद कर लिया कि फ्रॉम लेफ्ट का मतलब ए टू जेड, फ्रॉम राइट का मतलब जेड टू ए। ऐसा कभी नहीं करना है, चूंकि अल्फाबेट जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ए से जेड के फॉर्म में ही दिया जाए। अगर अल्फाबेट अगर आपका, जैसे हम थोड़ा सा देख लें, अगर अल्फाबेट अगर आपका, अब चलो, अगर अल्फाबेट अगर मान लो कि हमको दिया हुआ है, आपको अल्फाबेट अगर ऐसे लिखा हुआ है जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू टी डॉट 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 बी ए, ऐसा लिखा हुआ है। अगर यहां पे बोला जाता कि लेफ्ट से सेकंड लेटर कौन सा होगा, तो अब आपका लेफ्ट जो है वो जेड की तरफ है, तो अब यहां पे फ्रॉम लेफ्ट जो होगा, वो फ्रॉम लेफ्ट जो होगा वो हो जाएगा जेड टू ए, और फ्रॉम राइट जो होगा वो क्या हो जाएगा ए टू जेड। तो यहां पे अब अगर आप याद कर लेते कि फ्रॉम राइट का मतलब जेड टू ए और फ्रॉम लेफ्ट का मतलब ए टू जेड, तब तो गलती हो जाता ना, यहां पे आप उल्टा आंसर दे देते। जरूरी है, हो सकता है कि अल्फाबेट कभी कभी सिर्फ फर्स्ट हाफ ही दिया रहे, मतलब सिंपल अगर आपको ऐसा दिया हुआ है ए बी सी डी डॉट 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 एल एम, केवल फर्स्ट हाफ ऑफ अल्फाबेट अगर दिया हुआ है, तो यहां पे अगर आप लेफ्ट से मूव करते तो अब यहां पे फ्रॉम लेफ्ट क्या हो जाता ए टू एम, फ्रॉम राइट क्या हो जाता, आपका राइट जिधर है उधर उसका भी राइट होगा, राइट से आप अपने लेफ्ट की तरफ आएंगे, तो फ्रॉम राइट क्या हो जाता भाई एम टू ए। मतलब तो देख रहे हर जगह फ्रॉम लेफ्ट राइट याद नहीं करना, लेकिन एक बात हर जगह कॉमन है कि जिधर मेरा राइट है उधर उसका भी राइट है, जिधर मेरा लेफ्ट है उधर उसका भी क्या है, आपको लेफ्ट है। अब मुझे उम्मीद करता हूं, मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये चीज तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, ऊपर का जो लाइन दिया हुआ था उसमें एक चीज और लिखा हुआ है कि देयर इज नो एनी डायरेक्शन ऑफ अल्फाबेट और द लेटर्स ऑफ अल्फाबेट। ये भी देखिए कि अल्फाबेट का तो खैर ठीक है, आप समझ गए कि कोई अपना बायां दायां नहीं होता है, अल्फाबेट के किसी भी लेटर का भी अपना बायां दायां नहीं होता है भाई। जैसे कोई भी एक लेटर तुम सेलेक्ट करो, हमने एक लेटर सेलेक्ट कर लिया एच, हमने एक लेटर कौन सा सेलेक्ट कर लिया एच, थोड़ा सा जूम कर देता हूं, चलो हमने एक लेटर क्या सेलेक्ट कर लिया, हमने एक लेटर सेलेक्ट कर लिया एच। अब अगर हमसे बोला जाए कि विच लेटर इज एग्जैक्टली राइट टू एच, एच के एकदम राइट में कौन सा लेटर है, कुछ लोग गलती कर देते हैं, उनको लगता है कि अच्छा राइट तो फ्रॉम राइट तो ऐसे है, तो एच के राइट में जी होना चाहिए, जो कि एकदम गलत है। अब एच के राइट में जाना है आपको, तो जिधर आपका राइट होगा उधर उस एच का भी राइट होगा। बस एक ही लाइन तो याद ही रखना भाई, पिछले 5 मिनट 6 मिनट से बस हम एक ही बात बोल रहे हैं, बस वही याद रखना है कि दायां और बायां का एक ही अर्थ होता है, जिधर मेरा लेफ्ट होगा उधर उसका भी लेफ्ट होगा, जिधर मेरा राइट होगा उधर उसका भी राइट होगा। एच के राइट में जाना है तो एच के राइट में जाना है आपको, तो ये देखो आप एच के राइट में कौन सा है, आई है, जे है, के है, एल है, ये एच का राइट है आपको, ये एच का राइट है। अगर एच के लेफ्ट में जाना है तो मेरा लेफ्ट जी की तरफ है, तो एच का लेफ्ट भी किधर होगा, जी की तरफ होगा। ये है पूरा कॉन्सेप्ट लेफ्ट और राइट का, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज एकदम क्लियर हो गया होगा कि लेफ्ट और राइट का क्या फंडा होता है अल्फाबेट में। कोई दिक्कत? तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट अल्फाबेट का, कि अल्फाबेट का लेफ्ट और राइट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो भी हमने यहां पे क्लियर कर लिया। चलो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल है हमारे पास, उस एग्जाम्पल को थोड़ा देखते हैं कि कैसे अल्फाबेट में क्वेश्चन आता है, और इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं अपने दिए गए ट्रिक के माध्यम से। जैसे देखिए, अब पहले एग्जाम्पल देखते हैं फिर ट्रिक का यूज करेंगे। पहले एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है कि which letter is 4th to the left of 17th letter from the left in English alphabet। अब पहले इसका हिंदी क्या होता है भाई, इसका हिंदी क्या होता है ये भी जान लीजिए। हिंदी आपका होता है, लिखा हुआ है यहां पे कि ऐसे अंग्रेजी वर्णमाला में, ये जानना जरूरी है इसलिए हम मेहनत कर रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से
17वें अक्षर के बाएं फोर्थ लेटर, चौथा ऐसे लिखो, चौथा अक्षर कौन सा होगा, ऐसा। अब क्या बोला है क्वेश्चन कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेफ्ट से 17th लेटर है, कुछ नहीं आपको आ रहा है, कोई तरीका नहीं आ रहा है, आप एकदम जीरो हैं, आपने कभी क्लास नहीं किया है और पहली बार आपको ये सवाल दे दिया जाता तो आप कैसे बनाते? आप ऐसे लिखते आप यहाँ पे कि भाई ABCD क्या होता है, ABCD IJKLMNOPQR ऐसा लिखते X Y और Z। अब आप क्या बोलते कि भाई इंग्लिश अल्फाबेट में लेफ्ट से जो 17th लेटर है उसके लेफ्ट में 4th लेटर हमको कौन सा होगा, यही पूछा जा रहा है कि अल्फाबेट में लेफ्ट से जो 17th लेटर है, तो चलो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, क्या मिल जाता है Q। या Q जो है वो लेफ्ट से 17th लेटर है। हमको याद नहीं, हमको पोजीशन ये सब कुछ याद नहीं, हमको बस ABCD पता था और ये क्वेश्चन पढ़ा है हमने। अब इसके लेफ्ट में 4th लेटर कौन सा होगा ये बताना है आपको, तो इसके लेफ्ट में जाएंगे तो Q को छोड़ करके जाएंगे और इसका लेफ्ट तो आपके लेफ्ट की तरफ ही होगा और 4 जाना है, 1 2 3 4, हमारा आंसर क्या हो जाता M, हमारा आंसर क्या हो जाता M। इसके लेफ्ट में ये 4th लेटर था, हमारा आंसर क्या हो गया, M हो गया। अब ये तो था कि जब आपको कुछ नहीं पता है तब आप इसको ऐसे बनाएंगे, लेकिन अगर आपने शुभम सर का क्लास किया है, आपने डायमेंशन हाई पे क्लास किया है, तो आपको क्या होगा, आपको एक ट्रिक याद करना है जिसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो अल्फाबेट ऐसे सवालों को, ऐसे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन उस ट्रिक को थोड़ा जानने के लिए क्वेश्चन दिया गया है जिसके मदद से ये सब क्वेश्चन विदिन 5 सेकेंड बनेगा, विदिन 5 सेकेंड ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो उसके लिए एक ट्रिक देखना होगा आपको, जो यहां ऊपर में लिखा हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेंगे। देखो अगर दिया रहेगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू राइट, आपको याद होगी फ्रॉम लेफ्ट टू लेफ्ट या फ्रॉम राइट टू राइट रहे, तो इस सिचुएशन में आप माइनस करते हैं। और अगर क्वेश्चन में रहता है आपको कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग तो प्लस करते हैं। मतलब लेफ्ट से लेफ्ट रहेगा और राइट टू राइट, राइट से राइट रहेगा, उस सिचुएशन में आप माइनस करेंगे। लेफ्ट राइट रहेगा या राइट लेफ्ट रहेगा, उस सिचुएशन में आप लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। जैसे अब इसी क्वेश्चन में आप देखिए कि क्या आपको बोला था। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस ट्रिक के मदद से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। थोड़ा देखना है क्या बोलता है। Which letter is fourth to the left of 17th letter from the left in English alphabet? अब देखो बाएं से 17th लेटर, तो पहले फ्रॉम वाला पोजीशन लिखेंगे, पहले फ्रॉम वाला लिखते हैं, फिर टू वाला लिखेंगे हम लोग ऐसे। तो फ्रॉम कितना बोला था, 17th, मतलब लेफ्ट से 17th। टू द क्या था, तो टू द भी लेफ्ट ही था, तो फिर यहां पे फ्रॉम लेफ्ट था, फ्रॉम लेफ्ट था, और फिर टू भी क्या है आपका, लेफ्ट ही है। दोनों लेफ्ट और लेफ्ट है, और ये कितना है 4। जब दोनों लेफ्ट से लेफ्ट हो गया तो उस सिचुएशन में दोनों, जब फ्रॉम भी लेफ्ट और टू भी लेफ्ट, तो उस सिचुएशन में हम लोग माइनस करेंगे। उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 17 में से 4 जाएगा, कितना होगा 13। अब 13th लेटर आपका आंसर है, बट लेफ्ट से 13th कुछ अलग होता है और राइट से 13th कुछ अलग होता है अल्फाबेट में। जो आपने यहाँ पे अल्फाबेट जो आप देख रहे हैं, इसमें लेफ्ट से 13th कुछ अलग होगा और राइट से 13th कुछ अलग होगा आपका। लेकिन अब आपको तो पता चला है कि भाई ये आपने काम करने में कितना समय लगना है। इसको करने में हमको बेसिकली लगना है तो 2-4 सेकंड 5 सेकंड, जितना देर क्वेश्चन पढ़ने में लगेगा। हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि लेफ्ट से 17th लेटर के लेफ्ट में 4 जाना है, लेफ्ट और लेफ्ट, 17 में से 4 को माइनस कर दिया, 13 आ गया।
अब किधर से 13, तो याद रखो ये फाइनल जो आपका रिजल्ट आता है जोड़ घटाव करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो किधर से चेक करना है, वो भी याद रखना है आपको। जिधर से क्वेश्चन में फ्रॉम लगा रहे, जिधर से क्वेश्चन में फ्रॉम लगा रहता है, मतलब डायरेक्ट आंसर है आपका 13th लेटर फ्रॉम किधर से लगा हुआ था, लेफ्ट से, 13th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। और आपका सीरीज है इंग्लिश अल्फाबेट का, मतलब A to Z का सीरीज था, और इसमें लेफ्ट से 13th पर क्या होता है, M। आप डायरेक्ट M लगाएंगे आंसर और आगे बढ़ जाएंगे। मतलब ये पोजीशन याद है, ये रूल याद है, ये सवाल बनाने में 5-7 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, लगेगा कि नहीं? गॉट इट? तो चलिए, उम्मीद करते हैं कि आज के इस क्लास में आपने बहुत सारी चीजों को सीखा, और हमको लगता है कि आज का ये क्लास अगर आप अच्छे से कर लिए होंगे तो सारे चीज आपको दिमाग में बैठ गया होगा। अगर नहीं बैठा है तो 1-2 बार और देख लेना है आपको। तो आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम लोग इसका लेक्चर 2 जो होगा उसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और बहुत सारे सवाल बनाएंगे, हर तरह के प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इजाजत दीजिए, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, बाय।